बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अपना वीलॉग करने जा रहे हैं वो उसका मौजू है कंप्लीट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन। इसमें हम दो चीज़ों का जायज़ा लेंगे। एक तो हम लेंगे अपना उसका हेल्थ का निज़ाम हमारा कैसा है, क्या वो इसको सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता, और दूसरा देखें हम अपना माशी निज़ाम, क्योंकि दोनों हमारे पैरेलल निज़ाम है, दोनों को देखना बड़ा ज़रूरी है। क्या हम अभी तक इस चीज़ को सही तरह से कंडक्ट देख सके भी हैं या कर सके भी हैं या नहीं कर सके, दोनों चीज़ों को, इसके ऊपर दोनों के बारे में अपना व्यू हम देंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग ज़रूर पसंद आएगा। अब हम शुरू करते हैं अपने हेल्थ के निज़ाम की तरफ से। जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है वो तो आपको सबको मालूम होगा कि पिछले 72 साल में जब से पाकिस्तान बना है हमारे पास हमारा हेल्थ का निज़ाम ये है कि आप अंदाज़ा करें कि पंजाब कितना बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की तकरीबन 50% पंजाब है आबादी के लिहाज से, और देखा जाए तो पूरे पंजाब में इस वक्त जो वेंटिलेटर्स हैं, ये वबा आने से पहले वो थे 1500 पूरे 72 साल में हमारे पास सिर्फ 1500 वेंटिलेटर्स थे। और पूरे पाकिस्तान में जो बाकी जो आधा पाकिस्तान है उसमें टोटल 500 से 700 और ऐड कर लें, जिसमें ये प्राइवेट भी इंडक्ट कर रहे हैं हम। सारा टोटल जितना भी हमारे पास था वेंटिलेटर्स जो भी थे, उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल्स जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका आपने देखा है, जो हमारे प्राइवेट हैं या दूसरे कुछ चंद एक बड़े हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट्स जो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ ही चलते हैं। या चाहे कोई भी हमारे छोटे छोटे शहरों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट या दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन सेम ही उनका निज़ाम है। तो 19-20 की का डिफरेंस हो सकता है कि ये होता है कि प्राइवेट में थोड़ी सफाई ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि जहां हमारे पास इतने सालों में पिछले 70 सालों में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये थे, और हमारा जो पंजाब है तकरीबन इसकी आबादी है 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी, और पाकिस्तान की टोटल आबादी है 22 करोड़, और उसमें देखें तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं है हेल्थ का सिस्टम। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर्स जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि प्लीज़ 2 हफ्ते के लिए लॉक देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा माशी निज़ाम या हमारा सेविंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ अपनी सेविंग की हुई है। हमारे यहाँ 80% जो लोग हैं वो इसी पर गुजारा करते हैं। आज कमाया रात को खा लिया, सुबह कमाया रात को खा लिया, और सुबह खाने के लिए फिर वो अपनी दिहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। ये हमारा निज़ाम है एक, और इस निज़ाम को भी हमें देखना अपने हेल्थ के निज़ाम के साथ। जहाँ तक हमारे डॉक्टर्स की बात है वो भी 100% ठीक है, और जहाँ पर हमारी मैशियत की बात है वो भी देखना पड़ेगा कि हम या हमारी हुकूमत कितनी देर तक ये सस्टेन कर सकती है। और जहाँ तक अभी तक के हालात जो हैं अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को एक दफ़ा और दे सकती है, वो भी इस सूरत में कि अगर कुछ लोग हेल्प करें। यहाँ पे हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, लेकिन वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली कह लें या जो मर्ज़ी उसको कह लें, वो हमें सही तरह से नज़र नहीं आया इस चीज़ में, पूरी चीज़ में। हमारे मुखिया हजरात ज़रूर हैं जो आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो जिससे जितना हो सकता है वो करें, लेकिन हमारे जो बड़े बिजनेस गन्स हैं उनमें से अभी तक किसी ने कुछ जो इसमें डोनेट नहीं किया। और चाहिए उनको कि इस 72 साल तक वो इस मुल्क से कमाते रहे हैं। अब चाहे 2 माह या 3 माह लगें, उनको कम अज़ कम इस मुश्किल वक्त में इस कौम का सहारा बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। उसके चांस 100 में से आपको 10% हैं। इसलिए आपको ये दोनों चीज़ों जो दोनों पैरेलल चीज़ें हैं इनको साथ साथ लेके चलना होगा। पहले हमारी कैपेसिटी थी, जब ये शुरू हुआ हमारी कैपेसिटी थी तकरीबन 1000 के लगभग हम टेस्ट कर रहे थे, फिर हमारी 2000 कैपेसिटी, फिर 3000, अब तकरीबन 10,000 के करीब हमारी कैपेसिटी जा रही है। इस वजह से इसकी वजह भी यही है जो हम कहते हैं ना, 15 अप्रैल से पहले हमारे पास 3000-4000 केसेस थे। 15 अप्रैल के बाद आज 25-26 तक हमारे पास जो है ना वो केसेस आ चुके हैं जी 10,000-12,000 के करीब आ चुके हैं हमारे केसेस। उसकी वजह ये है कि जब 15 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी टेस्टिंग की। उसके बाद हमने अपनी कैपेसिटी डेवलप की टेस्टिंग की। अब हमारे पास जो है टेस्टिंग कैपेसिटी वो तकरीबन 10,000 के करीब होने वाली है या हो जाएगी।
उसकी वजह से टेस्टेस ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आपके पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप रेशो उठा के देख लें तो दोनों की सेम रेशो निकलती है। पहले दिन से लेके आज तक आप जितनी भी उनकी टेस्टिंग की रेशो देख लें कि हमने 100 टेस्ट किए, उसमें से 8 पेशेंट निकले या 10 पेशेंट निकले, हमारे 8 या 10 की एवरेज आ रही है, आप उससे देख लें वो उसी लेवल पे जा रहा है। पहले ये हो रहा है। अब उसके बाद आते हैं जो हमारा मुआशी सिस्टम, क्या हमारा ये मुआशी सिस्टम इसको सस्टेन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमें दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होगा। उसके लिए क्या कि हमारे पास जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी आ रही है, हम इसके साथ साथ हमारे जो हॉटस्पॉट एरिया डेवलप हो रहे हैं, हमें उन एरियाज़ को मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। और जो हमारे एरियाज़ इसमें ग्रीन आएंगे या येलो आएंगे, इसको 3 कैटेगरी में तकसीम करना चाहिए। एक रेड कैटेगरी होनी चाहिए, एक येलो और एक ग्रीन। जो हमारी रेड कैटेगरी होनी चाहिए उसको तो आप मुकम्मल लॉकडाउन में ले जाएं। जो हमारी आएगी येलो, उसको आप रिस्ट्रिक्टेड ले जाएं कि जो आप इन एरियाज़ में जा सकते हैं, आप सिर्फ इन एरियाज़ में मूव कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे हैं, उनको थोड़ा एक्टिवली काम करना पड़ेगा और ज़िम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ हम ये करेंगे, जो हमारे रेड हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं उनके अंदर तो हमें कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ेगा। या अगर वो हैं कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहां हुकूमत को आवाम को राशन पहुंचाना पड़ेगा, वो उसका पहले इंतजामात करने चाहिए, चाहे उसके साथ फलाही तंजीमों के साथ मिलकर करने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जो दूसरे येलो, उसमें आप एक कारोबार तो खोल सकते हैं, आप अपने बिजनेस तो खोल सकते हैं, लेकिन वो क्या आप उसका एरिया जो है ना, एरिया वो डिफाइन कर लें कि इस आबादी के लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। फिर आप उनकी सैम्पलिंग टेस्टिंग करें, आप रैंडम टेस्टिंग करें उस एरिया की। फिर उसमें से भी जो हॉट स्पॉट हैं उनको भी अलग करें और जो दूसरे एरिया हैं उनको भी अलग करें। फिर ऐसे स्टेप वाइज हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे चल सकते हैं। और जो हमारे ग्रीन एरियाज होंगे उनमें आप जो है ना अपने बिजनेस को खोल सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ। जैसे आप जहाँ भी बिजनेस खोलें कुछ शराइत होनी चाहिए। जैसे अगर कोई शॉपिंग मॉल खुले तो उसमें मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स, ये आप जिम्मेदारी लगा दें उसकी मॉल्स वालों की। अगर मॉल्स वाले ये तीनों चीज़ों के अलावा अपने किसी भी कस्टमर को इंटर होने की इजाज़त देंगे तो उसकी जिम्मेदारी मॉल्स पे डालें, उनको जुर्माने करें, उनको पेनल्टीज दें, वो खुद ब खुद इस चीज़ पे अमल करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इससे यह है कि हमारा जो लॉकडाउन का है सिस्टम वो भी हम सस्टेन कर जाएंगे और हम इस वबा से भी जल्दी जान छुड़ा सकेंगे अपनी। अगर हम सिर्फ ये सोचे कि हम मुकम्मल लॉकडाउन पे चले जाएंगे तो वो हम नहीं सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस चीज़ पे मुकम्मल लॉकडाउन पे चले जाएंगे तो फिर ये होगा कि हमारा जो माशी निज़ाम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। और हमारा माशी निज़ाम इतना नहीं है कि एक दफ़ा कोलैप्स कर जाए और वो उठ सके। अगर इस दफ़ा हमारा माशी निज़ाम कोलैप्स किया तो ये आपको और 50 साल लगेंगे कम से कम, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश में। और दूसरा, अगर हमने सब फ्री फॉर ऑल कर दिया कि सब कुछ खोल दो, ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फिर हेल्थ जो हेल्थ का सिस्टम है वो ऐसा कोलैप्स करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो हेल्थ का ढांचा वो इतना कमज़ोर बुनियादों पर खड़ा है, इतनी कमज़ोर बुनियादों पर खड़ा कि उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए कि जो खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए शहरियों को। उसमें सिर्फ ये करना चाहिए, आप ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें बाहर निकलते वक्त। ये चंद एक एहतियातें आप करें। आपको अगर खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है तो आप लोगों से दूर से मिलें। आप जो डिस्टेंस रखें, सबसे फिजिकली डिस्टेंस रखें, ये करना चाहिए। और दूसरा, उसके अलावा अगर हम इस चीज़ पे चले जाएं कि हम ना तो फ्री फॉर ऑल कर सकते हैं और ना सब कुछ बंद कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन के दरमियान में हमें एक टाइट रोप है जिसके ऊपर चलना है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये कौम ज़रूर इसमें कामयाब होगी। और इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी है, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने घरों में। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है इस बारे में, जब मदीना मुनव्वरा में बारिश ज़्यादा होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को कहते थे अजान में कि लोगों को बोलो कि घरों में नमाज पढ़ें, सल्लू फी बेत, आप घरों में नमाज पढ़ें।
इसलिए ये जहाँ भी, और उसके अलावा भी आपकी काफ़ी हदीस हैं, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक एक दफ़ा एक शहर के लिए गए, शाम का शहर था, उसे विज़िट करने के लिए गए, तो पता चला कि यहाँ तो वबा, ताउन की वबा फैली हुई है, तो वो बाहर ही रुक गए। कुछ सहाबा करम का था कि चले जाएं, कुछ का था ना चले जाएं, ये 50-50% था। हज़रत उमर ना जाने वालों में शामिल थे, लेकिन उस वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं थे, वो जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में जिनका शुमार होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो जब आए, उनको बताया कि हमारा ये डिसीजन है, कुछ कहते हैं जी अल्लाह की तकदीर है, अगर हमें मौत आनी है तो हमें फिर यहाँ भी आ सकती है, और अगर नहीं आनी तो फिर वहाँ भी नहीं आनी। फिर आपने बताया कि आप वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जहाँ पर वबा हो वहाँ से अगर बाहर हो तो अंदर ना जाओ, अगर अंदर हो तो बाहर ना निकलो। इसका मतलब है कि आप जहाँ हैं वहाँ रहें। अगर आप में से किसी को कोरोना हो गया है तो इसमें परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई लाइलाज मर्ज है भी नहीं। और इसमें से 98% जो है या 95% जो है पेशेंट वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए सबको एहतियात करनी चाहिए, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप सब एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे आपके बच्चे और आपके वालिदैन उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, और जो आपके घर में पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि आप जो है एहतियात करें, एहतियात और एहतियात। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। इंशाअल्लाह अगर इसमें कोई भी कमी रह जाए तो आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।